विद्यार्थियों, आज हम हिंदी के विकास के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ है, किंतु यदि हिंदी को पश्चिमी और पूर्वी हिंदी की 8 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो इसका उद्भव सोर्स यानी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। विस्तार में जाकर यदि इसे 17 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो हिंदी का उद्भव सोर्स यानी अर्धमागधी तथा मागधी अपभ्रंश से है। यूँ तो हिंदी भाषा के कुछ व्याकरणिक रूप पाली में ही मिलने लगते हैं, फिर प्राकृत काल में इनकी संख्या में और अधिक बढ़ोतरी हुई तथा अपभ्रंश काल में ये रूप प्राय 40 से भी अधिक हो गए, किंतु हिंदी भाषा का वास्तविक प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। इस हिंदी के विकास का इतिहास आज तक लगभग 1000 वर्षों में फैला हुआ है। हिंदी के विकास की दृष्टि से इस पूरे समय को 3 कालों में बांटा जा सकता है। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी, मध्यकाल 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी, आधुनिक काल 1800 ईस्वी से अब तक। अब हम पहले बात करेंगे हिंदी भाषा के आदिकाल की। 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक का समय हिंदी भाषा अपने आदिकाल से सभी बातों में अपभ्रंश के बहुत निकट थी, क्योंकि उसी से हिंदी का उद्भव हुआ। आदिकालीन हिंदी में मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों अर्थात स्वरों और व्यंजनों का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थी। मुख्य अंतर इन दोनों में प्रमुख अंतर इस प्रकार है। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, अ, आ, ई, उ, ए, ओ। ये 8 ही स्वर मूल स्वर थे। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ए, औ विकसित हो गए, जो संयुक्त स्वर थे जिनका उच्चारण क्रमशः ऐ, औ था। दूसरा अंतर च, छ, ज, छ संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में आकर ये स्पर्श संघर्षी हो गए और तब से अब तक ये स्पर्श संघर्षी ही है। न, र, ल, स संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में दंतव्य ध्वनियाँ थी। आदिकाल में यह वर्तस्य हो गए। चौथा, अपभ्रंश में ड, ढ व्यंजन नहीं थे, लेकिन आदिकाल में इनका विकास हुआ। न, मह, लह पहले संयुक्त व्यंजन थे, अब ये क्रमशः न, म, ल होकर मूल व्यंजन हो गए। संस्कृत, फारसी आदि से कुछ शब्दों के आ जाने के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन हिंदी में आ गए जो अपभ्रंश में नहीं थे। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण 1000 या 1100 ईस्वी के आसपास तक अपभ्रंश के बहुत निकट था। भाषा में ये काफ़ी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे 1500 ईस्वी तक आते आते हिंदी अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपभ्रंश के रूप प्रायः प्रयोग से निकल गए। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण अपभ्रंश व्याकरणों से कई बातों में भिन्न है। यथा अपभ्रंश काफ़ी हद तक संयोगात्मक भाषा थी। क्रिया तथा कारकीय रूप संयोगात्मक होते थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में वियोगात्मक रूपों की प्रधानता हो चली। दूसरा, नपुंसकलिंग एक सीमा तक अपभ्रंश में था, यद्यपि संस्कृत, पाली, प्राकृत की तुलना में उसकी स्थिति अस्पष्ट सी होती जा रही थी। आदिकालीन हिंदी में नपुंसकलिंग का प्रयोग प्रायः पूर्णतया समाप्त हो गया। तीसरा, हिंदी वाक्य रचना में शब्द क्रम धीरे धीरे निश्चित होने लगा था। आदिकालीन हिंदी का शब्द भंडार अपने प्रारंभिक चरण में अपभ्रंश का ही था, किंतु धीरे धीरे कुछ परिवर्तन
आते गए, जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय है। पहला, भक्तिकालीन आंदोलन का प्रारंभ हो गया था, अतः अपभ्रंश की तुलना में तत्सम शब्दावली की बढ़ोतरी हुई। दूसरा, मुसलमानों के आगमन से कुछ शब्द पश्तो, फारसी और तुर्की भाषाओं से हिंदी में आए। भक्तिकालीन आंदोलन तथा इस्लाम साम्राज्य के प्रभाव के कारण कुछ ऐसे पुराने शब्द जो अपभ्रंश में प्रचलित थे, इस काल में अल्पावश्यक होने के कारण या तो हिंदी के शब्द भंडार से निकल गए या उनका प्रयोग बिल्कुल समाप्त हो गया। दूसरे, अब हम बात करेंगे मध्यकाल की। मध्यकाल का समय 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक का मानते हैं। हिंदी के विकास के मध्यकाल का प्रारंभ 1500 ईस्वी के आसपास हुआ। इस काल तक आते आते हिंदी का स्पष्ट स्वरूप सामने आने लगा। हिंदी के अपने विशिष्ट रूपों का प्रयोग होने लगा। अपभ्रंश के अनेक रूप समाप्त होने लगे। अपभ्रंश भाषा के समय से आए अरबी फारसी शब्दों को हिंदी ने सहजता के साथ आत्मसात कर लिया। इस समय हिंदी में अरबी, फारसी एवं तुर्की भाषाओं के जिन 600 से अधिक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, वे प्राय सभी उस काल तक हिंदी में आ चुके थे। अवधी एवं ब्रज में प्रचुर मात्रा में साहित्य की रचना हुई। जायसी, सूर, तुलसी, मीरा, केशव, बिहारी, भूषण, देव आदि इस काल के प्रमुख साहित्यकार हैं। इस काल में ध्वनि, व्याकरण एवं शब्द भंडार के क्षेत्र में कुछ प्रमुख परिवर्तन हुए। पहला, फारसी की शिक्षा की कुछ व्यवस्था तथा दरबार में फारसी का प्रयोग होने से उच्च वर्ग में फारसी का प्रचार हुआ, जिसके कारण उच्च वर्ग के लोगों की हिंदी में क, ख, ग, ज, फ ये 5 नए व्यंजन आ गए। दूसरा, शब्दांत का अ कम से कम मूल व्यंजन के बाद आने पर लुप्त हो गया, अर्थात राम का उच्चारण राम होने लगा, किंतु भक्त जैसे शब्दों में जहाँ अ के पूर्व संयुक्त व्यंजन था, अ बना रहा। ह से पहले अ कुछ स्थितियों में ए जैसा उच्चारित होने लगा, अहमद, एमद। व्याकरण के क्षेत्र में मुख्यतः 3 बातें विशेष उल्लेखनीय रही। इस काल में हिंदी भाषा व्याकरण के क्षेत्र में पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अपभ्रंश के रूप प्रायः हिंदी से निकल गए। जो कुछ बचे थे वो ऐसे थे जिन्हें हिंदी ने आत्मसात कर लिया था। दूसरा, भाषा आदिकालीन भाषा की तुलना में और भी अधिक वियोगात्मक हो गई। संयोगात्मक रूप और कम हो गए। परसर्गों तथा सहायक क्रियाओं का प्रयोग और अधिक बढ़ गया। उच्च वर्ग में फारसी का प्रचार होने के कारण हिंदी वाक्य रचना फारसी से प्रभावित होने लगी थी। शब्द भंडार की दृष्टि से भी कुछ प्रमुख बातें ऊपर कर आई। पहली, इस काल में आते आते काफ़ी शब्द फारसी लगभग 3500 शब्द, अरबी लगभग 2500 शब्द, पश्तो के लगभग 50 और तुर्की के लगभग 125 शब्द हिंदी में आ गए और उनकी संख्या लगभग 6000 हो गई। भक्ति आंदोलन के चरम बिंदु पर पहुंचने के कारण तत्सम शब्दों का अनुपात भाषा में और अधिक बढ़ गया। तीसरा, यूरोप से संपर्क होने के कारण कुछ पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी शब्द भी हिंदी में आ गए। इस काल में धर्म की प्रधानता होने के कारण राम स्थान की भाषा अवधी, कृष्ण स्थान की भाषा ब्रज में ही विशेष रूप से साहित्य रचा गया। और हिंदी के विकास का आधुनिक काल 1800 ईस्वी से अब तक। आधुनिक काल के प्रारंभ से ही हिंदी का पूर्ण विकास शुरू हो गया। यह विकास बोलियों के क्षेत्र में भी हुआ। हिंदी ने अंग्रेजी भाषा के अनेक शब्दों को आत्मसात कर लिया।
शिक्षा के व्यापक प्रचार के कारण संस्कृत के शब्द बड़ी मात्रा में ग्रहण किए गए, नए नए पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी अब एक सशक्त और सक्षम भाषा बन गई। स्वतंत्रता आंदोलन के कारण हिंदी भाषा को देशव्यापी प्रचार भी मिला। आधुनिक काल की हिंदी की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, आधुनिक काल में शिक्षा के व्यवस्थित प्रचार के कारण तथा प्रारंभ में हिंदी प्रवेश के अनेक क्षेत्रों में कचहरियों की भाषा उर्दू होने के कारण क, ख, ग, ज, फ, जो मध्यकाल में केवल उच्च वर्ग के फारसी पढ़े लिखे लोगों तक प्रचलित थे, इस काल में प्राय 1947 ईस्वी तक सुशिक्षित लोगों में खूब प्रचलित हो गए। किंतु स्वतंत्रता के बाद स्थिति बदली और अंग्रेजी में प्रयुक्त होने के कारण अब इनका प्रयोग एक सीमा तक होने लगा। दूसरी विशेषता, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण कुछ बहुशिक्षित लोगों द्वारा कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, कॉफ़ी आदि ध्वनियाँ भी हिंदी में प्रयुक्त होने लगी। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। स्वरों में ए, औ हिंदी में आदिकाल में आए थे। इनका उच्चारण अ, औ था। ये संयुक्त स्वर थे। आधुनिक काल में मुख्यतः 1940 ईस्वी के बाद ए, औ की स्थिति कुछ भिन्न हो गई। इस संबंध में 3 बातें विशेष हैं। पहला, पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में ये स्वर सामान्यतः मूल स्वर के रूप में उच्चारित होते हैं तथा पूर्वी हिंदी क्षेत्र में अब भी ये ऐ, औ रूप में संयुक्त स्वर के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। नैया, व्याकरण, कौआ जैसे शब्दों में पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही क्षेत्रों में ए, औ का उच्चारण क्रमशः संयुक्त स्वर ऐ, औ के रूप में होता है। मध्यकाल में अ का लोप शब्दांत तथा कुछ स्थितियों में अक्षरांत में होना प्रारंभ हुआ। आधुनिक काल तक आते आते ये प्रक्रिया पूरी हो गई। अब हिंदी में उच्चारण में कोई भी शब्द अकारांत नहीं है। वह ध्वनि आदिकाल तथा मध्यकाल में कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः दोष्टीय रूप में उच्चारित होती थी। अब वह कुछ अपवादों को छोड़कर हिंदी में काफ़ी शब्दों में कम से कम पश्चिमी क्षेत्र में दंतोष्टीय रूप में उच्चारित होती है। व्याकरण की दृष्टि से भी इस समय की अधोलिखित बातें विशेष उल्लेखनीय हैं। आदिकालीन हिंदी की विभिन्न बोलियों के व्याकरणिक अस्तित्व का प्रारंभ हो गया था, किंतु काफ़ी व्याकरणिक रूप ऐसे थे जो आसपास के क्षेत्रों में समान थे। मध्यकाल में उनमें इस प्रकार के मिश्रण में काफ़ी कमी हो गई। सूर, बिहारी, देव आदि की ब्रजभाषा तथा जायसी, तुलसी आदि की अवधि इस बात का प्रमाण है। आधुनिक काल तक आते आते ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि कई बोलियों का व्याकरणिक अस्तित्व इतना स्वतंत्र हो गया कि उन्हें बड़ी सरलता से भाषा की संज्ञा दी जा सकती है। हिंदी प्रायः पूर्णतः एक वियोगात्मक भाषा हो गई। साथ ही प्रेस, रेडियो, शिक्षा तथा व्याकरणिक विश्लेषण आदि के प्रभाव से हिंदी व्याकरण के इस स्त्रीकरण में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मुख्य योगदान रहा तथा मध्यकाल में हिंदी वाक्य रचना एक सीमा तक फारसी से प्रभावित हुई। आधुनिक काल में अंग्रेजी का प्रचार फारसी की तुलना में कहीं अधिक हुआ। साथ ही समाचार पत्रों, रेडियो तथा सरकारी कामों में प्रयोग के कारण अंग्रेजी हमारे निकट आई। इसका परिणाम ये हुआ, हिंदी वाक्य रचना, मुहावरों, लोकोक्तियों के क्षेत्र में अंग्रेजी से बहुत अधिक प्रभावित हुई। कुछ वर्षों से कीजिए के लिए करिए, मुझे के लिए मेरे को, मुझसे के लिए मेरे से, तुझ में के लिए तेरे में आदि का भी प्रयोग होने लगा। शब्द भंडार की दृष्टि से 1800 ईस्वी से अब तक के आधुनिक काल को सामान्यतः 6-7 उपकालों में विभाजित किया जा सकता है।
1800 से 1850 ईस्वी तक का हिंदी शब्द भंडार मोटे रूप में वही था जो मध्यकाल के अंतिम चरण में था। अंतर केवल इतना ही था कि धीरे धीरे अंग्रेजी के अधिकाधिक शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। 1850 से 1900 ईस्वी तक अंग्रेजी के और शब्दों के आने के कारण अतिरिक्त आर्य समाज के प्रचार प्रसार के कारण तत्सम शब्दों का भी प्रयोग बढ़ने लगा। कुछ पुराने तद्भव शब्द परिनिष्ठित हिंदी से निकल गए। 19वीं ईस्वी के बाद द्विवेदी काल तथा छायावाद काल में अनेक कारणों से तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ना प्रारंभ हो गया। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा आदि का पूरा साहित्य इस दृष्टि से दर्शनीय है। इसके बाद प्रगतिवादी आंदोलन के कारण तद्भव शब्दों में पुनः बढ़ोतरी होनी शुरू हुई तथा तत्सम शब्दों के प्रयोग में कमी आई। सन 1947 तक लगभग यही स्थिति रही। इसके बाद शब्द भंडार में कुछ विशेष बातें प्रचलन में आई, जैसे अनेक पुराने शब्द नए अर्थों में प्रचलित होने लगे। उदाहरण के लिए सदन राज्यसभा और लोकसभा के लिए प्रयुक्त होने लगा। साथ ही नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई सारे नए शब्दों का प्रयोग हिंदी में हुआ, जैसे फिल्माना, घुसपैठिया, ऐसे शब्द भी प्रयोग में आने लगे। साहित्य के क्षेत्र में नाटक, उपन्यास, कहानी और कविता की भाषा बोलचाल के बहुत निकट है। उसमें अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का काफ़ी प्रयोग हो रहा है तथा आलोचना की भाषा अब भी एक सीमा तक तत्सम शब्दों से काफ़ी लदी है। हिंदी को पारिभाषिक शब्दों की बहुत आवश्यकता पड़ी, क्योंकि वह अब विज्ञान, वाणिज्य, विधि आदि की भाषा है। इसकी पूर्ति के लिए अनेक शब्द अंग्रेजी, संस्कृत आदि से लिए गए तथा अनेक नए शब्द बनाए गए। स्वतंत्रता के पूर्व में हिंदी में मुश्किल से 5-6 हजार पारिभाषिक शब्द थे, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अब इनकी संख्या 1 से 1.5 लाख हो गई है और दिनों दिन इसमें वृद्धि हो रही है। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों,